नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 मई 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 3 हिंदू के और 1 डेली पायोनियर का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डेली पायोनियर का ही, कोर्ट यानी हायर जुडिशरी में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आयुष इंडस्ट्री से संबंधित। तीसरा साइंस एंड टेक में मतलब R&D पर सरकार कितना खर्च कर रही है, कितना खर्च करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और सबसे लास्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हायर जुडिशरी में लोकल लैंग्वेज के इस्तेमाल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दी, कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेज के इस्तेमाल पर जोर होना चाहिए, इससे जनता को ज़्यादा अच्छे से जस्टिस डिलीवर किया जा सकता है। बट देखो, इसके अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट दी। बात तो ठीक है, बट हायर जुडिशरी में लोकल लैंग्वेजेस में जस्टिस डिलीवर करना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हम बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। देखो, लैंग्वेज आपको पता है हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा इमोशनल इशू है। लैंग्वेज के आधार पर तो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ है। कन्नड़ बोलने वालों के लिए अलग से राज्य कर्नाटक, तमिल बोलने वालों के लिए अलग से राज्य तमिलनाडु। लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में। उस समय लॉजिक ये लगाया गया था, अगर सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, गवर्नेंस ज़्यादा अच्छे से होगी। लेकिन अभी भी देखो, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर कोई पर्सन अपनी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसी साल के शुरुआत में गुजरात हाई कोर्ट में एक केस सामने आया। एक जर्नलिस्ट जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो लोकल लैंग्वेज में बोलूंगा, यानी गुजराती में बोलूंगा। हाई कोर्ट ने कहा, हम आपके लिए इंटरप्रेटर की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन वो जर्नलिस्ट अड़ गया, बोलना है तो मुझे गुजराती में बोलना है, मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम वो पर्सन जिसने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है उसको उस भाषा में नहीं बोलने देंगे जो भाषा कोर्ट को समझ में नहीं आती है। तो ये घटना घटी थी इसी साल की शुरुआत में। अगर देखो, हम संविधान के प्रोविजंस की बात करें ना, संविधान का आर्टिकल 348 सेक्शन 1 क्लास ए बोलता है, हायर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट कोई अलग से कानून बना देता है तो वो अलग बात है। समझ गए? मतलब कि पार्लियामेंट कानून बना दे तो अलग बात है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश का ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 348 सेक्शन 2। इसमें बोला गया है, किसी भी स्टेट के गवर्नर जो हैं वो प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके ऑथराइज कर सकते हैं हिंदी या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज को हाई कोर्ट में इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद इस आर्टिकल का फायदा उठाते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन्होंने ऑलरेडी अपनी अपनी हाई कोर्ट में हिंदी के इस्तेमाल को अनुमति दे के रखी है। और अब कुछ और राज्य जैसे देखो तमिलनाडु, ये चाहते हैं कि हमारी हाई कोर्ट में भी तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो। अगर देखो, इस प्रकार से सभी राज्य ये चाहेंगे कि हमारी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो हाई कोर्ट में, तो फिर तो हमारे देश का लीगल सिस्टम जो है गड़बड़ा जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कोलैप्स तो शायद थोड़ा हैवी वर्ड हो गया, लेकिन बहुत दिक्कत आएगी। क्या? मैं आपको बताता हूं एक एक करके। देखो, आज के समय में आप देखते होंगे कि एक हाई कोर्ट के जज को ना दूसरे हाई कोर्ट में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है कोलिजियम के द्वारा, मतलब नाम रिकमेंड किया जाता है और प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कोई जज जिसको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उनको तमिलनाडु ट्रांसफर किया जाएगा। उनको वहां पे तमिल लैंग्वेज ही नहीं आएगी और वहां पे चल रही है तमिल लैंग्वेज टोटली, तो कैसे वो वहां पे काम कर सकेंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। दूसरी दिक्कत, बात सिर्फ देखो जजेस की नहीं है, इवन आप लॉयर्स देखिए, जैसे मुकुल रोहतगी हैं, अब नॉर्थ इंडिया के हैं। साउथ इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट में जाके आसानी से कोई केस लड़ सकते हैं, हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। लेकिन
हर एक हाई कोर्ट में लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल होगी तो बाहर के एडवोकेट तो आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेज आएगी नहीं। तो इंग्लिश जो है वो पूरे देश के जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी के लिए एक लिंक लैंग्वेज का काम कर रही है। प्रॉब्लम्स देखो और भी आएंगी, जैसे एक हाई कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट के बीच जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर ऑर्डर्स भी लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं फिर तो और भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अभी तो देखो इंग्लिश में कोई भी हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है वो इंग्लिश में आता है, इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है, देश के किसी भी जज या फिर एडवोकेट के द्वारा या फिर किसी पर्सन, नॉर्मल पर्सन के द्वारा भी उसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन लोकल लैंग्वेज में अगर वर्डिक्ट्स अपलोड होने लगेंगे तो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि देखो संविधान में प्रोविजन ये है, गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके हिंदी या फिर दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं हाई कोर्ट में, बट वर्डिक्ट्स इंग्लिश में ही होंगे। ये देखो, जजमेंट्स, डिक्री, ऑर्डर मेड बाय हाई कोर्ट, ये लोकल लैंग्वेज में नहीं दिए जा सकते, यानी फाइनल ऑर्डर या फिर जजमेंट जो है वो लोकल लैंग्वेज में नहीं दिए जा सकते, ये बात बोली गई है। तो ये सब देखो रियल चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में ये कहा जा सकता है, देखो बेशक ये बात सच है, उस लैंग्वेज में अगर जस्टिस डिलीवर किया जाए जो लोगों को समझ में आए तो काफ़ी अच्छा है, बट हमें इम्प्लीमेंटेशन भी देखना चाहिए। अगर लोग हर एक स्टेट अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगेगा हाई कोर्ट्स में, तो फिर देश का जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ना उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की बात तो सही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक ऑर्डर ये भी दिया था कि जो भी जजमेंट्स आती है ना सुप्रीम कोर्ट की वो लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होनी चाहिए, बट देखो कहना आसान है, कितनी जजमेंट्स आती हैं, सबको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लोकल लैंग्वेज में जस्टिस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल आयुष इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले अगर देखो बेसिक्स की बात करें, आयुष में ना, इंडिया में आयुष में ये सारी इलाज की पद्धतियाँ आती हैं, जैसे आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये सब देखो इलाज की पुरानी पद्धतियाँ हैं। इनमें जो इलाज होता है जड़ी बूटियों की सहायता से दवाई बनाई जाती है और उसके बेस पे इलाज होता है। देखो वैसे ये जो ग्लोबल मार्केट है ना हर्बल मेडिसिन की, यानी जड़ी बूटियों से जो मेडिसिन बनती है उसे आप हर्बल मेडिसिन बोल सकते हो। तो इस हर्बल मेडिसिन की जो ग्लोबल मार्केट है ना वो 657.5 बिलियन डॉलर्स की थी 2020 में। 2022 में बढ़ के 746.9 बिलियन डॉलर्स होने का अनुमान है। चाइना में जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री है ना, इसने 2018 में सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया 37.41 बिलियन डॉलर्स। चाइना का एक प्लान है हेल्दी चाइना 2030 प्लान, जिसमें यह कहा गया है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जो मार्केट है ना 2030 में बढ़ के हो जाएगी 737.9 बिलियन डॉलर्स। जैसे हमारी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट है, आयुष की मार्केट, उसी प्रकार से चाइना के भी ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट है। चाइना में ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट है ना काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। 1982 में चाइना के संविधान में पूरी तरह से रिकॉग्निशन मिल गया इस ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट को, और 2009 के बाद से ही सरकार कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट को। ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट वर्ड समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब परंपरागत रूप से, ऐतिहासिक रूप से जड़ी बूटियों के सहायता से जो इलाज की पद्धतियां यूज होती आई हैं चाइना में, उनको कहा जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। बात करें इंडिया की, इंडिया में देखो नेशनल आयुष मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। मकसद ये था हमारे देश में आयुष सिस्टम को प्रमोट करना और जनता को भी एक प्रकार से कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। आयुष की जो सर्विसेज है ना सस्ती हैं एज कंपेरिजन टू जो एलोपैथिक मेडिसिन वाली जो सिस्टम है वो थोड़ा महंगा है। इसके अलावा नेशनल आयुष मिशन का मकसद ये भी था जो आयुष एजुकेशन सिस्टम है ना उसे मजबूत बनाना।
आयुष में जो ड्रग्स है ना, जिनको जड़ी बूटियों की सहायता से बनाया जाता है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना और उन ड्रग्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाना, ये सब ऑब्जेक्टिव थे नेशनल आयुष मिशन को लॉन्च करने के। ये जो आयुष की इंडस्ट्री है ना, 2022 में इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी $23.3 बिलियन। इंडिया की हर्बल मेडिसिन मार्केट की अभी वर्थ कितनी है? $18.1 बिलियन। इसके बाद थोड़ी और बात की जाती है कि नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत सरकार क्या कर रही है। नेशनल आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत ना एक कंपोनेंट है मेडिसिनल प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो जड़ी बूटियां प्रोवाइड करते हैं, इनकी कल्टीवेशन को सपोर्ट किया जाएगा कुछ आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स में और जोन्स में। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें जैसे नर्सरीज को इस्टेब्लिश करना इन मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, हार्वेस्टिंग के बाद मैनेजमेंट, और एक बार हार्वेस्टिंग हो गई इन मेडिसिनल प्लांट्स की तो प्राइमरी प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों को भी सपोर्ट किया जा रहा है नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत। और प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडीज दी जाती हैं अलग अलग, किसी प्लांट पे 30%, किसी पे 50%, किसी पे 75%। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डाटा के अनुसार अभी देखो हमारे देश में टोटल 56,396 हेक्टेयर पर मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन होती है, और लास्ट ईयर ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया। पिछले साल तो 75,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर मेडिसिनल प्लांट्स की खेती हुई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी 4,000 करोड़ का पैकेज दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर्बल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। देखो ये स्टेप्स अच्छे तो हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। जैसे देखो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं अच्छे, अगली स्लाइड में हम डिस्कस भी करेंगे। अवेयरनेस आनी चाहिए फार्मर्स में, हर्बल जो प्लांट्स हैं उनको उगाने के लिए लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए आयुष के बारे में। सरकार ये इंश्योर करे कि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन करें। इसके अलावा जो आयुष के प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और ज़्यादा अच्छे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है वो आयुष के कंपोनेंट को इंप्लीमेंट करता है स्टेट लेवल पर, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की सहायता से। लेकिन जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का स्ट्रक्चर है ना, वो मजबूत नहीं है। इस स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में ना एक्सपर्ट्स होने चाहिए अलग अलग फील्ड से, जैसे कंजर्वेशन से, कल्टीवेशन की फील्ड से, R&D की फील्ड से, हर्बल गार्डन की फील्ड से, नर्सरी की फील्ड से, मार्केटिंग, IEC का मतलब है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स के ट्रेड, इन सब फील्ड से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। अभी तक तो देखो जैसे ना अलग अलग ट्रेड होने वाले प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ना HS कोड होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, आपने भी देखा होगा। जैसे प्रिंटर है, माउस है, इन सब का अलग अलग एक HS कोड होता है। लेकिन हर्बल प्रोडक्ट्स का ना, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स का अभी भी कोई HS कोड नहीं होता। तो सरकार ये इंश्योर करे कि सभी हर्बल प्रोडक्ट्स का भी HS कोड हो, इनको भी हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड में शामिल किया जाए। और देखो लास्ट बात तो ये है, जो ये हमारी एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है ना, उसके साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। आयुष ऐसा राइटर रेकमेंड करते हैं। नीति आयोग ने इस सिलसिले में एक कमेटी गठित की थी और 4 वर्किंग ग्रुप्स भी गठित किए थे। इनमें 50 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट फाइनल होने वाली है। अगर देखो आयुष सिस्टम को मेन स्ट्रीम हेल्थ सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है ना, तो देश की जनता को इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आयुष जो है देश की जनता को कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में सक्षम है। हालांकि जो ये एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम के डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट्स हैं ना, वो कहते हैं आयुष इतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब प्रॉपर रिसर्च पर आधारित नहीं है आयुष में इलाज की पद्धतियां। तो ये दिक्कत है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आयुष से संबंधित। चलते हैं आगे। देखो हमारा अगला जो आर्टिकल है ना, वो रिसर्च से संबंधित है। GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पुराने समय में ना सरकारें साइंस में रिसर्च के लिए ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती थी।
जो एलीट लोग हुआ करते थे, जिनके पास पैसे हुआ करते थे, वो देते थे साइंटिस्ट को कि हाँ खर्च कीजिए, जो निकल के आएगा हो सकता है वो हमारे लिए काम में आ जाए। या फिर इन्वेस्टिगेटर्स, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो भी अपने पर्सनल फंड से पैसा देते थे रिसर्चर्स को कि कुछ नया इजाद करो जो जिससे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आसान हो सके। लेकिन देखो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी। जैसे आज के समय में इंडिया में देखिए, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में सिचुएशन अभी अलग है, लेकिन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर जो पैसा आज के समय में रिसर्च पर खर्च होता है ना, वो सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। लेकिन डेवलप कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर आज भी बहुत पैसा खर्च करता है रिसर्च के लिए। हम कितना खर्च करते हैं? हम सिर्फ 0.6% से लेकर 0.8% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं R&D पर। ये दूसरे जो प्रमुख देश है ना, जैसे यूएस, चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, इनके अपेक्षाकृत काफी कम है। पूरे वर्ल्ड में जितना खर्चा होता है ना R&D पर, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 से लेकर 3% के बीच में होता है। यूएस का कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल R&D एक्सपेंडिचर में 25%, चाइना का 23%। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार इंडिया में 2017 में हर 10 लाख लोग के पीछे 250 रिसर्चर थे, जबकि इजराइल में हर 10 लाख के पीछे 8,342, स्वीडन में 7,597, साउथ कोरिया में 7,498। सोच के देखिए इंडिया में कितने कम रिसर्चर्स। यूएस के साथ कंपेयर करें तो हर 1 लाख के पीछे यूएस में कितने 111 रिसर्चर, चाइना में कितने 423 रिसर्चर, इंडिया में कितने सिर्फ 15। काफी हैरानी वाली बात है, सिर्फ 15। बजटरी जो एलोकेशन है ना हमारे देश में, जितना R&D पर होता है वो बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। दिक्कत ये है। और जो सरकार खर्च करती है ना R&D पर साइंस में, वो ज्यादातर 2-3 एजेंसी ले जाती हैं, जैसे एक DRDO, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। 30-40% तो यही एजेंसी ले जाती हैं। और दुनिया भर की दूसरी एजेंसीज हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब रह जाती हैं। और देखो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, ये भी एक्सेप्शन नहीं है। इस साल सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के लिए कितने एलोकेट किए हैं? 14,217 करोड़, जो कि पिछले साल की अपेक्षा कर 4% के आसपास कम है। सोच के देखिए, बढ़ने चाहिए, कम हो रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसीव करेगा 5,240 करोड़। हालांकि देखो ये स्पेसिफिक आंकड़े याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राइटर पॉइंट ये रेज करते हैं, जब देखो डॉक्टरल डिग्रीज हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं तो रिसर्च के लिए पैसा क्यों घट रहा है? मतलब रिसर्च करने वाले लोग बढ़ेंगे तो देखो पैसा तो इंक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन सरकार उसे कम कर रही है। इसी बीच सरकार ने ना 2021-22 के बजट में अनाउंस किया कि हम 2021 के बाद हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे एक एजेंसी के थ्रू, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मतलब न्यू फंडिंग एजेंसी का निर्माण किया गया था। इस बजट में बोला गया था ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च को बूस्ट करेगा। बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बात बोली गई, बड़ी बड़ी बातें बोली गई कि ये पाथ ब्रेकिंग है, माइलस्टोन है, इंडिया में R&D बहुत अच्छे से होगी। लेकिन देखो कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। मतलब जितनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी ना, उतना कुछ नहीं हुआ। ये जो बॉडी है ना, बोला गया था कि ऑटोनोमस ढंग से काम करेगी, लेस ब्यूरोक्रेटिक होगी और अपने एम्बिट में यानी अपनी जुरिडिक्शन में हजारों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को लेके आएगी। बट देखो कुछ नहीं हुआ। इवन इस साल का जो बजट है ना, वो तो साइलेंट है। इस बॉडी को बजट के लिए कितना पैसा दिया गया है, मतलब कुछ भी नहीं बोला गया है। जैसे बजट में प्रावधान तो होता है ना कि हम 8,000 करोड़ दे रहे हैं या फिर 12,000 करोड़ दे रहे हैं, कुछ भी बोला ही नहीं गया है। साइलेंट है सरकार पूरी तरह से, कितने पैसे हमने इस बॉडी को दिए हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये जो कंटिन्यूटी का अभाव है ना, ये तो देखो इससे तो हमारे देश में R&D का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो इंप्रूव होने वाला है नहीं। होता ये है बहुत बार कि कई जो लैब्स है ना हमारी सरकार, हमारे देश में, वो प्रोजेक्ट्स तो अप्रूव करवा लेती हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन पैसे नहीं आ पाते। पैसे के अभाव में रिसर्च बीच में बंद हो जाती है। तो जो पैसा जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है वो भी खराब हो जाती है। समझ रहे हो? मान लीजिए 25% रिसर्च होगी, उसके बाद पैसा आना ही बंद हो गया, तो फिर जो 25% रिसर्च हुई है वो भी तो खराब हो गई ना, यानी वो पैसे भी खराब हो गए। तो पॉइंट ये है, हमारे देश में जो ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है ना,
ये ऑटोनोमस होने चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स का जो इंटरफेयर है ना इसमें, इनमें कम से कम होना चाहिए। अब इंडिया देखो ग्लोबल पावर नहीं बन सकता अगर इंडिया 1% से 1% ऑफ जीडीपी से कम खर्च करेगा R&D पर। सरकार को यह भी कोशिश करनी होगी कि प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर R&D पर पैसा खर्च कर रही हैं उन्हें टैक्स इंसेंटिव दिए जाएं, और कोशिश ये की जाए जो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वाली एजेंसी है ना, ये फिर से रिवाइव की जाए। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। सरकार डेली का मतलब हर साल जो जितना अमाउंट चाहिए, जैसे 10,000 करोड़ की सरकार ने बात की थी, उतना फंड एलोकेट भी करे। इसके अलावा SERB, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इनको अपग्रेड किया जा सकता है। इनको वो रोल दिया जा सकता है जो NRF को दिया गया है, अल्टरनेटिव के तौर पे कह रहे हैं। ये देखो अनदर ऑप्शन, अगर सरकार NRF को यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को रिवाइव नहीं करना चाहती तो फिर सरकार इनको अपग्रेड कर दे, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को, और वो काम दे दे इनको जो पहले NRF को देने का सोचा था सरकार ने। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है हमें देखो चाइना से सीखना चाहिए। चाइना आज जो इतनी बड़ी पावर बना है ना, चाइना ने R&D पर बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन इंडिया उतना पैसा नहीं खर्च कर रहा है। तो कैसे इंडिया चाइना की बराबरी कर सकता है? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगला आर्टिकल थर्ड वर्ल्ड वार से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो थर्ड वर्ल्ड वार की बहुत चर्चाएं चल रही हैं। जैसे वेस्ट जो है यूक्रेन को ना हथियार देता जा रहा है। पहले छोटे हथियार दे रहा था, लेकिन अब जिस प्रकार से यूक्रेन के लोगों ने ना लड़ने का विल दिखाया है, वेस्ट बड़े हथियार भी दे रहा है यूक्रेन को। तो ये जो वार है ना यूक्रेन और रशिया के बीच, ये लंबा चलेगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स संभावना जता रही हैं। रशिया ने भी साफ साफ कह दिया कि नाटो हमारे साथ युद्ध लड़ रहा है अपने प्रोक्सी यूक्रेन की सहायता से। तो एक प्रकार से ये जो युद्ध है ना, कब डायरेक्ट युद्ध में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इवन रशिया ने न्यूक्लियर वार की भी धमकी दे दी इनडायरेक्टली। उनके विदेश मंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर वार के थ्रेट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। क्या वास्तव में थर्ड वार स्टार्ट हो सकता है? देखो ये सब चीजें देखें तो लगता है कि हाँ, कब ये वार न्यूक्लियर वार में तब्दील हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बट देखो अगर आप रशिया के भी एक्शंस को ध्यान से देखोगे ना, रशिया भी वार को आगे नहीं खींचना चाहता है। क्योंकि जब रशिया का जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा जो वेसल है मॉस्कवा, उसको यूक्रेन की एक मिसाइल ने गिराया था ना, रशिया की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया ना काफी लो की था। वेस्ट भी उम्मीद कर रहा था कि रशिया अब कोई जबरदस्त एक्शन लेगा, लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया। बट यूं नहीं कहा जा सकता कि अब रशिया पूरी तरह से कुछ नहीं करेगा। ये रशिया के पेशेंस को टेस्ट करने वाली बात है कि आगे भी ऐसी कोई घटना होती है तो क्या रशिया का रिस्पॉन्स इतना ही ढीला ढाला रहेगा या फिर रशिया कोई कड़ा स्टेप लेगा। देखो आज के समय में हथियार इतने ज्यादा एडवांस्ड हैं, हिरोशिमा नागासाकी से 100 गुना, हजारों गुना। अगर एक भी वेपन का इस्तेमाल हुआ ना तो फिर इन देशों के बीच में न्यूक्लियर वार स्टार्ट होगा, और फिर आप एक बार कह सकते हैं वो तो कयामत का दिन होगा। पूरा वर्ल्ड जो है वो तबाह हो जाएगा। इसीलिए पहले, लेकिन एक डर की बात पता क्या है, पहले ना न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल की बात करना ही एक टैबू माना जाता था। लेकिन इस वार में ना जैसे रशिया ने बार बार धमकी दी है, तो जैसे न्यूक्लियर वार की बात करना वो हो गया है, मतलब आसान सा हो गया है। आसान सा होना मतलब अब लोग इसे टैबू नहीं मानते, ये दिक्कत की बात है। खैर देखो न्यूक्लियर वार इसलिए भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वार इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि वेस्ट लगता तो है एकजुट है, लेकिन आज वेस्ट में भी बहुत कंट्रीज ऐसे हैं, खास करके यूरोप के, उनको लगता है कि जितना मदद वेस्ट यूक्रेन को दे रहा है ना, इतने की जरूरत नहीं थी। वो रशिया को पूरी तरह से आइसोलेट करने के पक्ष में भी नहीं है। उनको ये लगता है कि यूएस अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहा है इस वार में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मदद करके। वो यूएस अपनी खोई हेजमनी को फिर से हासिल करना चाहता था, इसी वजह से उसने इस युद्ध में यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद की। इससे उसके बहुत सारे पर्पज सर्व हो गए, वो मजबूत हो गया और जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हो गई, रशिया कमजोर हो गया। तो ये युद्ध जो है ना ज़्यादा यूएस का है, ऐसा कुछ देशों को लगता है। तो मतलब पूरी तरह से वेस्ट एकजुट नहीं है रशिया के अगेंस्ट। कुछ यूरोप के कंट्रीज को संशय है, उनको लगता है कि रशिया को आइसोलेट करने से ना यूएसए को कम नुकसान हुआ है, हमें ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेक्स्ट वर्ल्ड वार की संभावना से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।